मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज के, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज, एलिक्सर्स, टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्प्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वो सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सकें। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्प्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है। और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन 8 ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्प्रेस आ चुके हैं हम अपने पास्ट के अंदर, जहां अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफी लग्जूरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपने डाव को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डिजर्व पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मोन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूं तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रूड कमेंट करने लगते हैं, तो इनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये अकेले के दम पे तुम्हारी पूरी क्लैंस को खत्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लैंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमेन्स को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वेनरेबल गूजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। पर एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं। सामने से हमारा एमसी इन वेनरेबल से कहता है क्या हम बैटल शुरू करें। सामने से गूजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वेनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेटर होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाजें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी की एम्प्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती है कि हम इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सामने से वेनरेबल गूजिंग दाओ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वेनरेबल गूजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रेवल कर हमारे हेवनली वेनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वो एमसी को हंट डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफी ज्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्प्रेस काफी ज्यादा एक इविल स्माइल देती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वेनरेबल गूजिंग अपने एमसी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे खत्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइमलाइन से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपना एमसी को जोर का सदमा लगता है। वो काफी बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गुजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यिन यांग दाओ डिवॉल्वरिंग गू ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया। ये सुन के अपना एमसी भी कहता है क्या यिन यांग दाओ डिवॉल्वरिंग गू ये किसने मेरे आगे चाल चली है। फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वो अपनी एम्प्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या मुझसे ये मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्प्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक गू फॉर्मलेस और इंटेंजिबल होता है। इसे सिर्फ यिन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वेनरेबल गुजिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूँ कि तुम गहरे सेंटिमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो। बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली।
ये सुन के सामने से एक एम्प्रेस कहती है, क्या सेंटिमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरराइज्ड होके रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फांग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप न होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचियस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे और वो भी बस तुम चूहे? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्प्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ये धोखेबाजी होगी। वो इन एम्प्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वेनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रिबुलेशन है, ऐसे ही वो उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत जोर का सदमा लग रहा था, पर इधर अपना एमसी कहता है, चूंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूंगा। ये देख के वो एम्प्रेसेस घबराने लग जाती हैं और चिल्लाती हैं कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है, ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्प्रेस चिल्लाती है, नहीं अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रेचेड डिस्प्ले क्यों फेलो डाविस्ट, ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी, तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो ये तो बिना ऑनर की जीत है, तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वेनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्प्रेसेस को अपने टाइम के वर्लपूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वो एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्प्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी पहुंच के काफी ज्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग, फ्यूचर की 9 हेवंस स्वॉर्ड मेडन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल बुरी तो नहीं है। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वो जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है, डेड डेविल मास्टर। मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है, क्या मैं पास्ट में आ गई, क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुन के अपना एमसी मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से जरूर ये भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट हेवनली वेनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक और मौका देने के लिए। फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर धो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वो रिफ्यूज नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी से मार सकता हूँ, पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पे ये मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है, अगर मैं अभी इसे मार दूं तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये सरवाइव करे, बस इसीलिए ताकि ये खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वह एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन के स्वॉर्डमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एकदम शौक से चिल्लाते हैं, व्हाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि एकदम सही। लुई इसकी बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वेनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्डमैन का घमंड नहीं कम होता और वो कहती है, तो अब? फिर लुई एकदम इविल स्माइल देते हुए कहता है, इनफ, तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना, तो आज से और अभी से तुम आजाद हो। चैप्टर नंबर 2। लुई खड़ा होता है और एक ड्रॉर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि ये मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुई इसका लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है, अब से तुम आजाद हो, अब जब चाहो तब तुम अपने चू स्वॉर्ड मेडन में वापस जा सकती हो। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन हैरान तो थी, पर उसके बाद भी वो एकदम स्ट्रेट टोन में एमसी से कहती है, लुई तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थी, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्यों सोचा? पर लुई अब इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख और दफा हो जाए यहाँ से। ये सुन के स्वॉर्ड मेडन भी यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है, चूंकि हम सब अब रिबॉर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूँ कि तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो यहाँ से जाते हुए मनी मन सोच रही थी, लुई मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मेरी जिंदगी काफी ज्यादा ग्लोरियस होती। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हुए एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर, मदर, ब्रदर, आपकी लिंगर अब वापस आ
रही है और पीछे से लुई इसको इतने इमोशनल तरीके से चू सॉर्ड मैनर की तरफ जाते हुए देख के एकदम इविल स्मेल देता है और कहता है एक बास्टर्ड फादर, एक सेमलेस मदर, एक ट्रेस ब्रदर और ये बेचारी लड़की। एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस जिंदगी में मैं एब्सोल्युटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस जिंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली इससे हाई रिलम के अंदर असेंड जरूर करूंगा। एमसी ने भी दरवाजा लगा ही था पर तभी एक लंबी टांग वन शॉट करते हुए दरवाजा तोड़ के लुई पे अटैक करने लगती है। इसे देख के लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस जिंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू होंगलिंग है। और हमें सामने दिखाते हैं दरवाजा तोड़ के वही लड़की लुई के पास आती है और गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू होंगलिंग तुरंत ही एमसी के ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। पर लुई भी इतना ताकतवर है जो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और बीच हवा में ही उसकी टांग से उल्टा लटका लेता है। फिर एकदम से उसके करीब आते हुए एकदम डेडली टोन में कहता है कि तू अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। और लुई ने इसे इस तरीके से लॉक कर रखा था जिससे ये लड़की बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और वो कहती है तू क्या क्या कर रहा है। पर लुई इसके साथ ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसका भी भाग्य ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। और वो कहता है कि आज तो खुद अपने हाथों से पहले मेरा दरवाजा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़ के तेरी जिंदगी बाहर निकाल दूंगा। पर भले यहाँ होंगलिंग लॉक हो रखी है उसके बावजूद अपनी कांपती आवाज में कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो अभी के टाइम पे मैं फेंग वोक्सी के साथ होती। ये सुन के लुई हंसते हुए कहता है तो इस जिंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, है ना। ये सुन के इसकी टाइट फेस हो जाती है और वो एकदम कांपती आवाज में कहती है मैं फिक्स करती हूँ, मैं फिक्स करूंगी, प्लीज छोड़ो। पर लुई तो इसकी गर्दन को और जोर से दबाता ही जा रहा था। वो मनी मन सोचती है डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बावजूद मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। इसके हाँ करते ही लुई एकदम कीड़ मकोड़ा की तरह इसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है तो काम पे लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाजा फिक्स नहीं मिला तो तू खत्म है। होंगलिंग जैसे तैसे करके खड़ी होती है और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लुई कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुन के लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है वो तो पास्ट में था ना कि अब। इस जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग को भी एक जोर का झटका लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें काफी ज्यादा सुंदर से गार्डन वाले एरिया को दिखाते हैं जहाँ लुई भी चलता हुआ आ गया है। यहाँ भी एक काफी ज्यादा खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई क्विलांग गार्डन का ध्यान रख रही है। ये लुई को यहाँ सेंस कर लेती है और सामने जब लुई की तरफ देखती है तो वहीं लुई बाई क्विलांग को अपना मास्टर बुलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। पर लुई को देख के बाई क्विलांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से पूछती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर को सवालात करता देख के लुई हिचकिचाने लग जाता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहता है आपके इस डिसाइपल के पास स्किल की थोड़ी कमी है। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मिला दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुन के बाई क्विलांग एकदम गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने केओस यिन की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीजों को दोबारा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटरस थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए एक पल को भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो लुई भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है कि ये डिसाइपल आपके शब्दों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और वो मनी मन हंसते हुए सोच रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई तरीका ढूंढ लिया है। अगर मैंने खुद उस केओस यिन पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर ना किया होता तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक टियान एम्प्रेस के तौर पे असेंड भी कर सकती थी। ओह, तो ये बाई क्विलांग भी एमसी की एक एम्प्रेस है जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पे आगे बैठता है और कहता है नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस से पीछे आके क्यूआई कंडेंसेशन रिलम की 5th स्टेज पे आ चुका है। लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन खुल जाती है जहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन, इनलाइटमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज आती है, मैं यही हूँ होस्ट, आपको क्या चाहिए। ये आवाज सुन के एमसी रिलैक्स फील करता है और कहता है थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक के आ गए। पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो एक और डिंग करके आवाज आती है कि अब मैं खुद हेवनली डाउ बन चुका हूँ तो मुझे एनर्जी की क्या ही जरूरत। जो सुन के लुई कहता है हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाउ के तौर पे तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिबुलेशन को मेरे सर पे ही गिराना जरूरी था क्या। तो सामने से आवाज आती है बिल्कुल जरूरी था, आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो तो मुझे तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना जरूरी था। ये सुन के एमसी का सारा मुंह उतर जाता है और कहता है
थैंक्स अ लॉट। चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो सिस्टम भी एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन शुरू की जा रही है। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वॉर्ड मिनन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वॉर्ड मैनर के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ स्वॉर्ड मिनन ठकी हारी काफी सारी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते काफी ज्यादा सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ाई है। हफ्ते हफ्ते ऊपर चढ़ के कहती है फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। पर इस मैनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन सोचता है क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है, ये वापस से यहाँ क्यों आ गई है। वो तुरंत इसको यहीं रोकता है और कहता है ये भिखारी कहाँ से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है। इस चू स्वॉर्ड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाए यहाँ से। इस गार्ड के रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये रिएक्शन देख के स्वॉर्ड मैनर काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है और वो कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूँ, मेरा नाम चूलिंग है। पर वो गार्ड जब देखता है कि हाथ से रोकने पर नहीं रोक रही है तो तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है बेशरम ये जंगली चूहा कहाँ से आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये एल्डेस्ट मिस का भेष बना के आया है। इसी पल दफा हो जाए यहाँ से वरना मेरी ब्लेड को दया ना दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुन के स्वॉर्ड मैनर तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवार ही पकड़ लेती है और एकदम इमोशनल टोन में कहती है चूसी जरा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चूलिंग हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे, तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी याद है। ये सुन के वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता और चिल्लाता है तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है। और वो मनी मन घबराते हुए सोच रहा था क्या इसका दिमाग घास चढ़ने गया है। फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेंस से एस्केप कर पाई थी, फिर भी यहाँ वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है। सामने से वो स्वॉर्ड मैनर अब भी जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी भले ही मैं यहाँ चू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फादर और मदर ने मुझे खुद की फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। तो पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है ये तो सच में एल्डेस्ट में से चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है खत्म हो गया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चू स्वॉर्ड मैनर के लॉर्ड जो इस स्वॉर्ड मैनर के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाता है। पीछे से उसकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहाँ आते ही वो लड़के तो तुरंत फादर के गले लग जाते हैं और चिल्लाते हैं फादर लिंगर अब वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लग जाते हैं। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पहुंचती है। वो ये पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहाँ। तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डाउस सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहां से भाग गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर और मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड मेडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है पर वो बंदा तो वहीं पे ही रोने लग जाता है और मनी मन सोचता है थैंक गुडनेस मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और हमें पता चलता है ये है चू सेफाई चूलिंग की एल्डर ब्रदर, स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। ठीक है तो इस एपिसोड को इतना ही रहने देते हैं। अब तुम लोग बताओ कि ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। पसंद आए हो तो लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना, क्योंकि ये नई सीरीज है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी तक तो इस सीरीज का हर चैप्टर हर वेडनेसडे को आता जा रहा है। कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों की ये सीरीज अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो और भी सीरीज हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है तो हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नई सीरीज के नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।